चलो, so we have started discussing about the blood pressure physiology. ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लेना कैसे है, रिकॉर्ड करने का बिल्कुल सही तरीका आना चाहिए। क्योंकि अगर 5 मिलीमीटर भी इधर उधर हो गया नपने में, तो जो नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है उसको आप हाइपरटेंसिव कर देंगे, या हाइपरटेंसिव उसको नॉर्मोटेंसिव करके इलाज नहीं करेंगे। तो ब्लड प्रेशर नापना आना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चुप हो जाओ। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप अस्पताल में जाएंगे, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, even if the professor is recording the blood pressure or a resident is recording blood pressure, many of them are recording it in a wrong way. गलत तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मगर चूंकि उनको कहने वाला कोई नहीं है तो चल रहा है मामला, ठीक है ना। मगर वो जब पढ़ाने आएंगे तो वो पूरी कानून झाड़ेंगे उसके अंदर कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इट शुड बी इन प्रैक्टिस, यू नो हाउ टू रिकॉर्ड दी ब्लड प्रेशर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। So we have seen the factors affecting blood pressure, क्या थे वो हमने देख लिए। Determinants of the blood pressure हमने देख लिए। अब हम देखेंगे रेगुलेट कैसे होता है ब्लड प्रेशर, क्या रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स हैं। बिकॉज रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स they try to manipulate two basic parameters which we have seen, that is determinants, to bring back the blood pressure to the normal level. जब भी ब्लड प्रेशर में बदलाव होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए, तो वो जो दो डिटर्मिनेंट्स है उन्हीं को मैनिपुलेट करके और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाया जाता है। क्या फैक्टर्स हम देख चुके हैं, फिजिकल फैक्टर्स कह सकते हैं उनको, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कितना है और ब्लड वेसल की कैपेसिटी कितनी है। दो ही चीजें हैं जो रेगुलेट होती है कुल मिला करके, और इन दो को फिजियोलॉजिकली रेगुलेट कौन करता है, कार्डियक आउटपुट एक तरफ है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस दूसरी तरफ है। कार्डियक आउटपुट डिटरमाइंस the amount of volume of blood in the arterial system at any given time, while the peripheral resistance determines the capacity of the vascular system. तो कैपेसिटी और वॉल्यूम में जब भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाएगा, चाहे वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सो 3 different mechanisms are there for the regulation of the blood pressure. First one is the reflex mechanism. पहला वाला जो शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है वो सारी रिफ्लेक्सेज हैं। दूसरी है इंटरमीडिएट, ये सारी न्यूरो ह्यूमरल मैकेनिज्म्स है, केमिकल मैकेनिज्म्स है। और तीसरी वाली लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है जो किडनी से ऑपरेट होती है। एज आई हैव सेड अर्लियर, all three mechanisms, if there is a change in the blood pressure, then all three mechanisms start operating simultaneously, एक साथ काम करना शुरू करती हैं। मगर पहली वाली जो मैकेनिज्म है वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, वो ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाती। दूसरी मैकेनिज्म है उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा चलता है, और जो तीसरी मैकेनिज्म है वो नॉन एग्जॉस्टिंग मैकेनिज्म है, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ जाता। दैट इज द लेवल ऑफ कंट्रोल। सो फर्स्ट mechanism we have seen is the reflex mechanism, and all the reflexes pertaining to the cardiovascular system, they are mainly regulated by the two centers in the medulla oblongata. One is the vasomotor center and second is the vagus nucleus or vagal center. दो ही चीजें हैं, ये दो ही न्यूक्लियस है जो सारी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती हैं। बट पार्ट ऑफ देम आर मॉडिफाइड बाय द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑल्सो। जो इमोशनल एक्सपीरियंसेज है उससे ये रिफ्लेक्सेस कभी कभी मॉडिफाई हो जाती हैं। अबाउट दी वाजोमोटर सेंटर वी ऑलरेडी सीन, इट हैज गॉट अ वाजोकंस्ट्रिक्टर एरिया। वो न्यूरॉन जिनको हम स्टिमुलेट करें तो सारी बॉडी में सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाएगा, वाजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और वैस्कुलर कैपेसिटी घट जाएगी बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, देन सेकंड इज द vasodilator area. These neurons are basically inhibitory. So if you want to increase the vascular capacity, if you want to decrease the peripheral vascular resistance, then just withdraw the sympathetic tone. Sympathetic tone को हटा लीजिए, there will be passive vasodilatation. So vasodilator area is there. Third one is the vagal area.
which is always inhibitory to the cardiac system basically. Vascular system पे वेगस का कोई इफेक्ट नहीं है practically. Vagus nerve or parasympathetic does not affect as far as the regulation is concerned the peripheral vascular system. हार्ट पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है. और जो चौथा सेंटर है वो है आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस. जो तीन नाम मैंने पहले बोले वो इफरेंट पाथवेज हैं. मोटर pathways, pseudomotor pathways are there, motor pathways are there, while the fourth one, nucleus tractus solitarius, is the sensory area which receives sensory information from the periphery of the cardiovascular system. जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हार्ट है, वहां से जो इंफॉर्मेशन अराइज हो रही है वो सारी की सारी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में पहुंचती है. कैसे पहुंचती है? टू नर्व्स आर देयर, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व. These two nerves carry the afferent information for the reflex regulation of the cardiovascular system. तो चार सेंटर हो गए आपके, ठीक है. वाजोकंस्ट्रिक्टर एरिया, वाजोडाइलेटर एरिया, dorsal nucleus of the vagus nerve and the nucleus tractus solitarius. NTS, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं NTS, has got or exercises inhibitory effect upon the vasomotor center. बेसिक बात है. एनटीएस से जो इंफॉर्मेशन जाएगी वाजोमोटर सेंटर पे तो उसको इनहिबिट करेगी और वेगल सेंटर को एक्साइट करेगी. दैट इज द क्रक्स ऑफ द रेगुलेशन मैकेनिज्म. एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस will cause inhibition of the vasomotor center and excitation of the dorsal nucleus of the vagus nerve, ultimately inhibiting the cardiovascular system. और अगर एनटीएस पे इंफॉर्मेशन कम पहुंचती है, less information is going there, then NTS will exercise less inhibitory effect upon the vasomotor center, so vasomotor center will become active. तो ultimately regulation कहां से हो रहा है? NTS से हो रहा है. NTS determine कर रहा है कि vasomotor center को activate करना है या उसको inhibit करना है, depending upon the information it receives from the periphery. जो specific areas है जिनकी हम आगे बात करेंगे कि वो कैसे regulate हो रहा है. ये इफेक्ट दिखा है वाजोमोटर सेंटर का, देखिए कितना शानदार इफेक्ट है ये. दिस इज द नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर इज शोन एज 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी. वी इंट्रोड्यूस हियर टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया. स्पाइनल एनेस्थीसिया कर दिया, ब्लॉक कर दिया. क्या किया आपने? स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर के आपने थोरैकोलम्बर आउटफ्लो को ब्लॉक कर दिया. सिंपैथेटिक्स आर ब्लॉक्ड कंप्लीटली. द इफेक्ट यू कैन सी देयर इज सीवियर फॉल इन द ब्लड प्रेशर. When you withdraw the sympathetic tone withdraw हुआ, vasodilation हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर fell immediately, नीचे आ गया ये. The blood pressure came down immediately, and then we introduced the sympathomimetic drug or the neurotransmitter of the sympathetic system, noradrenaline. Immediately there is a rise in the pressure. That shows the typical effect of sympathetic stimulation on the peripheral vasculature of the human beings or the dogs. ये डॉग में किया गया एक्सपेरिमेंट. देन वाजोमोटर सेंटर अपने आप में यूं कह सकते हैं, हम हिंदी में या पंजाबी में लोग खुद मुख्तियार नहीं है, ये अपने आप में अलग से नहीं है, इसके ऊपर भी और कंट्रोल हैं. एंड दोज कंट्रोल्स आर एक्सरसाइज. कंट्रोल्स ओवर द वाजोमोटर सेंटर आर एक्सरसाइज बाय द हाइपोथैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम which control the emotions of the body exercises its effect upon the vasomotor center via the hypothalamus. Mind it, hypothalamus is a route through which all emotional experiences are exteriorized, while the limbic system is itself autonomous. इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी को हम कर नहीं सकते. हमें गुस्सा आ रहा तो आएगा ही आएगा, बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना. बट टू सम एक्सटेंट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा सोशल बिहेवियर, इंटेलेक्ट को कंट्रोल करता है, that to some extent can modify the emotional exteriorization. Okay, so that part we already know. Sympathetic tone क्या होता है, ब्लड वेसल्स में वेगल टोन क्या होता है, इसको रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं है. So rapid control mechanisms क्या हैं ब्लड प्रेशर की? The first foremost which is commonly asked and is there is the baroreceptor reflexes. Baroreceptor reflexes. These receptors, baro, as the name suggests, they respond to change in the pressure. Mind it, the baroreceptors
डू नॉट रेगुलेट, जैसा मैंने पहले कहा है, दे डू नॉट रेगुलेट सिस्टोलिक प्रेशर, दे डू नॉट रेगुलेट डायस्टोलिक प्रेशर, दे रेगुलेट दी मीन आर्टीरियल प्रेशर, MAP को रेगुलेट करते हैं ये. Then the baroterms is misnomer. Actually, they don't respond to the pressure at all. They are not pressure receptors. They are stretch receptors basically. हम कैसे कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि जहां पे ये located हैं, wherever these receptors are located, we'll just see if those areas are encased, उनको चारों तरफ से आप बांध दें, प्लास्टर कास्ट लगा दें, तो क्या होगा कि प्रेशर हम अगर उस सिस्टम में बढ़ाएंगे तो प्रेशर उससे स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, रेस्पॉन्स इज नॉट देयर. मगर अगर प्लास्टर कास्ट हटा दें, ब्लड वेसल को स्ट्रेच होने दें, तो इमीडिएटली रेस्पॉन्स आएगा. इट मींस दे आर बेसिकली स्ट्रेच रिसेप्टर्स, नॉट बेरो रिसेप्टर्स. मगर डिस्कशन के लिए हम इनको बेरो रिसेप्टर ही कहेंगे. So these baroreceptors are located at two sites in the body, in the vascular system. The first is the aortic arch. जो एओर्टा निकल रहा है हार्ट से, वो पहले स्लाइटली असेंडिंग एओर्टा थोड़ा सा, फिर एओर्टिक आर्च बनती है और फिर थोरेसिक एओर्टा बन के एब्डोमेन में चला जाता है. दैट इज द एओर्टा. सो एओर्टिक आर्च एरिया is supplied thickly by the afferent fibers of the vagus nerve. Afferent fibers of the vagus nerve, that is the aortic arch, that is sensitive to the pressure changes. And second location of the baroreceptor is the carotid sinus. तो दो एरिया है जहां baroreceptor लोकेटेड है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए, aortic arch and carotid sinus. Carotid sinus कहां है? See this diagram. This is the aortic arch supplied by the branch of the vagus nerve. उसको हम aortic nerve कहते हैं. ठीक है, आगे भी आएगी. And second important location is the carotid sinus at the bifurcation of the common carotid artery. यहाँ से आर्टरी जा रही है aortic arch से निकल करके common carotid artery that divides at the base of the neck into the internal carotid and external carotid arteries. At the origin of the internal carotid artery, that artery is slightly dilated. There is a slight dilated portion of the internal carotid artery that is known as carotid sinus, and that carotid sinus is supplied by a branch of the ninth cranial nerve, sinus nerve. ऊपर आ रही है sinus nerve, नीचे आ रही है aortic nerve, branch of the 10th and branch of the 9th cranial nerve. So carotid sinus and aortic arch are the two areas where baroreceptors are located for the control or regulation of the arterial, mean arterial pressure. उसी का डायग्राम है दोबारा. This is same diagram. Aortic arch baroreceptors are shown here and carotid sinus baroreceptors are shown here. Same है. तो type of the receptor we have seen, location is two places. जहाँ जहाँ है ये. Type means they are basically stretch receptors called baroreceptors. Nerve supply we have seen. Carotid sinus is supplied by the branch of the ninth cranial nerve that is known as herring nerve भी कहते हैं उसे. That nerve is also known as herring nerve. Scientist का नाम है herring nerve. While aortic arch is supplied by the aortic nerve, a branch of the vagus nerve. तो दोनों afferent nerves आ गई इसके अंदर. Range, response range. अब ये जो baroreceptors हैं, इनकी अहमियत क्या है? If the mean arterial pressure, they operate within a certain physiological range. अगर ब्लड प्रेशर का रेंज, ब्लड प्रेशर, अब मैं जब ब्लड प्रेशर बोलूंगा तो उसका मतलब है मैं मीन आर्टीरियल प्रेशर की बात कर रहा हूं. तो when the blood pressure ranges within a certain period, then these receptors will be responsive to that change. रेस्पॉन्स आएगा. मगर अगर उस लिमिट से या तो ऊपर चला जावे या नीचे आ जाए प्रेशर, तो इनका रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है या मैक्सिमम पे पहुंच जाता है. What does it mean? That these pressures, these receptors, they respond to a mean arterial pressure of 60 to 150 millimeters of the mercury. तो अगर मीन आर्टियल प्रेशर इस रेंज में वेरी कर रहा है तो इन रिसेप्टर से रेस्पॉन्स आएगा. If the pressure rises more than 150 millimeters of mercury, there will be no more increase in the impulse traffic. जितना बढ़ चुका था बढ़ गया, उससे रेस्पॉन्स होना बंद नहीं हुआ,
मगर उससे ज्यादा ट्रैफिक नहीं जाएगा, उससे ज्यादा इंपल्सेस नहीं जाएंगे, तो उससे आगे रेस्पॉन्स नहीं आएगा अगर 150 से ऊपर जाता है तो। और 60 से नीचे जाता है तो कोई इंपल्स ही नहीं जाएगा, नो इंपल्स विल अराइज, receptors will not be stimulated at all, so zero impulses will be there if the mean arterial pressure falls below 60 millimeters of mercury. So operative range of these receptors are 60 to 150 millimeters of the mercury, and these receptors normally operate at what level? At mean arterial pressure of 100 millimeters of the mercury. Normal operating range है जिसमें हम सिस्टोलिक प्रेशर 120 बताते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर 80 बताते हैं, तो मीन आर्टियल प्रेशर 100 के करीब है। तो डिस्कशन करिए, हम यही मान के चलते हैं। एंड बिकॉज द प्रेशर इज ऑलवेज वेरिंग between systolic and diastolic, so another feature is there ascribed to these receptors. They respond better to a fluctuating pressure rather than steady pressure. इसका मतलब अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर 100 है, सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है, वेरी कर रहा है लगातार, तो इन रिसेप्टर से अच्छा स्टिमुलस जाएगा, रेस्पॉन्स जाएगा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स के लिए। बट इफ द मीन आर्टेरियल प्रेशर इन द एनिमल से वी मेंटेन आर्टिफिशियली एट 120 और 150 मिलीमीटर मरकरी, उसको फ्लक्चुएट ना होने दें, देन दीज रिसेप्टर्स विल गेट सैचुरेटेड वेरी अर्ली, रेस्पॉन्स आना कम हो जाएगा धीरे धीरे, और हो सकता है बंद भी हो जाए। So these baroreceptors respond best to the fluctuating pressure of the mean arterial pressure rather than the fixed pressure level. उसके बाद में सैचुरेट हो जाता है। And resting discharge means that these receptors always fire some number of the impulses via the afferent nerve to the nucleus tractus solitarius. ऐसा नहीं है कि प्रेशर 100 पे है या 90 पे आ गया तो रेस्पॉन्स बंद होगी, नहीं, रेस्टिंग डिस्चार्ज तो हमेशा रहता है। फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स में ये जरूरी है, बिकॉज इफ द रेस्टिंग डिस्चार्ज और रेस्टिंग लेवल इज नॉट देयर, देन द वैल्यू कैन नॉट बी आइदर डिक्रीज और इंक्रीज। अगर एक सर्टेन लेवल आउटपुट है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है और उसको घटाया भी जा सकता है, और अगर रेस्टिंग डिस्चार्ज है ही नहीं तो आप उसको घटा ही नहीं सकते, बढ़ा जरूर सकते हैं, तो आपका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो लिमिटेड हो जाता है। ऐसा बॉडी में नहीं होता। So it has always have a range. Resting discharge is there which can be modulated either upward or downward. As you can see, arterial pressure is increasing on this side, and this is ये क्या दिखा रहा है? Number of impulses from the baroreceptors. ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आगे जाकर के ज्यादा बढ़ता है तो ये प्लेटी ऑफ हो जाता है, रेस्पॉन्स आना करीब करीब बंद हो जाता है। Now, carotid sinus baroreceptors are there, aortic arch baroreceptors are there. किसकी ज्यादा अहमियत है? किसकी ज्यादा? Carotid sinus receptors are more important. They are more important. उसका इफेक्ट दिखाया है when both common carotid are clamped. कॉमन कैरोटिड को आपने क्लैंप कर दिया, इसका क्या मतलब निकला? कैरोटिड साइनस में प्रेशर क्या होगा? कॉमन कैरोटिड क्लैंप करी है, इंटरनल कैरोटिड ऊपर है उसके, यहां आपने क्लैंप लगा दिया, इसका मतलब ऊपर ब्लड नहीं जा रहा, स्ट्रेच नहीं हो रहा, प्रेशर घट गया, क्या रिफ्लेक्ट रेस्पॉन्स आएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ये। सो देयर इज अ राइज इन द ब्लड प्रेशर। ओके, कॉमन कैरोटिड रिलीज, अगेन देयर ब्लड प्रेशर रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल। ये तो पहली बात। सेकेंडली, carotid artery or carotid sinus baroreceptors are more responsive in relation to the or in comparison to the aortic arch baroreceptors. मगर इफेक्टिवनेस अगर हम दोनों रिसेप्टर्स की देखें तो कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड साइनस के जो रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा बेटर कंट्रोल कर पाते हैं बजाय एओर्टिक आर्च baroreceptors के। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ these are the receptors we have seen. Now how does the response arises? What happens when blood pressure rises? थोड़ा discrepancy आएगा आगे थोड़ा। When blood pressure rises, then number of impulse arising from the carotid sinus and aortic arch baroreceptors increases. Impulse traffic or information or action potentials
from these two areas increases and reaches both the nerve sensory nerves, give their information to the nucleus tractus solitarius. ठीक है. So NTS neurons are getting stimulated. More impulse traffic is going from the periphery. NTS neurons are getting stimulated. As we know that the NTS neurons, if they get stimulated, they cause inhibition of the vasomotor center. Vasomotor center gets inhibited and vagal center gets excited. So what is the effect of these two factors? Depression of the vasomotor center will cause three effects. तीन तरह के इफेक्ट आएंगे. Effect on the heart will be there, effect on the arterial system will be there, effect on the venous system will be there. So there is a decrease in all types of the activities of the heart. Force of contraction decreases, heart rate decreases, conductivity decreases, contractility decreases. All are decreased, ultimately resulting into decrease in the stroke volume, decrease in the cardiac output. And ultimately, the cardiac output is one of the determinants of the blood pressure that will cause fall in the blood pressure. So that is a simple negative feedback mechanism. Secondly, withdrawal of the sympathetic tone to the blood vessels will cause relaxation of the smooth muscles of the arterial wall. Arterial wall की smooth muscles relax होंगी. That will cause vasodilatation, increase in the diameter of the blood vessels, and there is a fall in the blood pressure because the peripheral resistance decreases. A second effect. The third effect is upon the veins. We know veins, tunica media, also contains smooth muscle fibers. So decrease in the tone of the muscles in the veins will cause decreased venomotor tone. Veins capacity increases. There is a venodilatation and more blood can be accommodated on this side. So less blood will be transferred to the arterial side and there will fall in the blood pressure. ये तो sympathetic withdrawal का effect हुआ. And simultaneous effect is of the vagus nerve. Vagus nerve tone increases. That will cause similar effect or effect will be simulated like the sympathetic withdrawal effect. तो वेगस जब इनहिबिट करेंगे तो हार्ट रेट घट जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया का घट जाएगा and that will cause decrease in the cardiac output. So once a blood pressure rises, sequence of events takes place in a negative feedback mechanism system, causing or bringing the blood pressure back to the normal level. Okay. Then what happens when the blood pressure falls? सबसे ज्यादा हम इसमें डिस्कस करते हैं. हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो पहला फैक्टर करेंगे और ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं अस्पताल में शॉक के जिनके ब्लड प्रेशर घटा हुआ होता है, वहीं हमको ज्यादा इंटरवेंशन करना पड़ता है. तो क्या होता है अगर ब्लड प्रेशर गिर जाए, देन हाउ द बेरोरिसेप्टर रेस्पॉन्ड? द नंबर ऑफ इंपल्सेस अराइजिंग फ्रॉम द कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च डिक्रीजेस. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम पूछते हैं ब्लड प्रेशर गिरता है तो बेरोरिसेप्टर्स को क्या होता है, सब स्टिमुलेट होते हैं. स्टिमुलेट नहीं हो रहे वो. देयर इज अ डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द बेरोरिसेप्टर्स. जब ब्लड प्रेशर घट रहा है तो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो सकते, उनसे इंपल्स कम जाएंगे. जो रेस्टिंग डिस्चार्ज आ रहा था वो रेस्टिंग डिस्चार्ज कम हो जाएगा. सो व्हेन द ब्लड प्रेशर फॉल्स, लेस नंबर ऑफ द इंपल्सेस विल बी अराइजिंग from the aortic arch and carotid sinus baroreceptors, less will be reaching to the nucleus tractus solitarius. So NTS neurons are less stimulated. It means there will be decreased excitatory effect upon the vasomotor center. वो उतना excite नहीं रहेगा, उसका excitation घट जाएगा. So vasomotor center indirectly we can say will get inhibited. Vasomotor center will be less excited. It means its tone will fall down. So that will cause withdrawal of the sympathetic tone. Is it correct? मैं जो अब बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ क्या? उल्टा हो गया. जो एनटीएस में इंफॉर्मेशन कम पहुंच रही है तो आगे इनहिबिट कम कर पाएगा, वो आगे इनहिबिट नहीं कर पाएगा. वो एनटीएस will not be able to inhibit further because it is not getting stimulated, and that will cause increase in the sympathetic tone and decrease in the vagal activity. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर जब घटता है तो उल्टा होता है. एनटीएस की एक्टिविटी घट जाती है, इनहिबिशन घट जाता है, सिंपैथेटिक टोन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ओके, दैट इज द वे हाउ द थिंग्स वर्क. एंड एज वी हैव सीन, द रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड बेटर
to the fluctuating change in the pressure rather than the constant rise in the blood pressure. So that is the response pattern of the baroreceptor. Then very commonly asked response to posture change. वो हम already देख चुके हैं कि when the person is lying down, there is a certain level of the blood pressure is there with the cardiac output. And the person suddenly stands up because of the gravity, the blood pools on the lower side of the body. The pooling of the blood, it means less blood will be returning to the heart. Venous return will fall down, stroke volume will fall down, cardiac output will fall down, and that will cause a decrease in the pressure. So initially there is a decrease in the pressure, but that does not remain decreased. Again the homeostatic mechanism comes into action and tries to bring back the pressure back to the normal level. इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, when this type of the recovery takes place on the posture, जब आदमी posture बदला है, मान लीजिए सिस्टोलिक प्रेशर 120 था, डायस्टोलिक 80 था, आपने posture जो ही चेंज किया, खड़ा हुआ आदमी, then the systolic pressure is slightly over corrected and the diastolic pressure is under corrected because of the fluctuating system. So that is the change in the posture effect. And as I said, this is a reflex mechanism, so does not operate for long time. ये long term regulation के लिए नहीं है, ये reflexes बहुत जल्दी saturate हो जाती हैं, exhaust हो जाती हैं, मगर दूसरी mechanisms काम करती रहती हैं. अरे तुम्हारे क्या इश्यूज हैं जो यहीं आके सेटल होते हैं सारे हैं? ये आपका फ्लो चार्ट है उसका पोस्चर चेंज का जो आप बदलाव आता है. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये डॉग का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली. ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग है ब्लड प्रेशर, बहुत स्लो मूविंग ड्रम के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें, ठीक है ना, और करते यूजुअली कैरोटिड आर्टरी से यहाँ कैनुलेट करते हैं और फिर हम रिकॉर्ड करते हैं इसका. और अगर कैरोटिड के इफेक्ट देखने हैं तो हमको फीमोरल आर्टरी को कैनुलेट करना पड़ता है, तो अगर इसी को आपने कैनुलेट कर दिया तो एक को तो आपने ब्लॉक ही कर दिया बिल्कुल ही, तो पूरा इफेक्ट नहीं आएगा. तो फीमोरल आर्टरी को कैनुलेट करके फिर रिकॉर्ड करते हैं ब्लड प्रेशर एंड देन वी सी द इफेक्ट एंड सी द इफेक्ट ऑफ डिनर्वेशन. इफेक्ट ऑफ डिनर्वेशन, ब्लड प्रेशर इज फ्लक्चुएटिंग ट्रेमेंडसली, ये रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, ये फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया. दैट शो द इफेक्ट ऑफ डिनर्वेशन ऑफ द बेरोरिसेप्टर. This shows the response to the hemorrhage. ब्लड प्रेशर का क्या रेस्पॉन्स आएगा, वही सीक्वेंस है. हेमरेज मीन्स लॉस ऑफ ब्लड. अल्टीमेटली हमारे डिस्कशन में क्या चीज को अफेक्ट कर रहा है, ये लॉस ऑफ ब्लड इज अफेक्टिंग व्हाट, ब्लड वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है. तो हाइपोवॉलीमिया क्रिएट हुआ, ठीक है. तो उस हाइपोवॉलीमिया को रेगुलेट करने के लिए वही सारी मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है. प्लस इसमें जो दिखा रखा है क्या, इसमें सिर्फ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ही दिखाई है, क्योंकि हाइपोवॉलीमिया हेमरेज होते ही बाकी सारी मैकेनिज्म भी काम करना शुरू करती है. तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रिमेन सेम. द सेकेंड रिफ्लेक्स इज द कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स. अब थोड़ा कंफ्लिक्ट आएगा, कंफ्लिक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर. First was baroreceptor reflex, second is the chemoreceptor reflex. Okay, mind it, chemoreceptor reflexes are basically meant for regulation of the respiration, not for the blood pressure. वही कंफ्लिक्ट का पॉइंट आएगा. कीमोरिसेप्टर का प्राइमरी पर्पज है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, क्योंकि जो पैरामीटर्स स्टिमुलेट कर रहे हैं कीमोरिसेप्टर्स को, वो वही पैरामीटर्स हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं. तो कीमोरिसेप्टर्स अगेन, जब मैंने बहुत से बच्चों से पूछा था, मेरे पास जो लास्ट डे वाइवा देने आए थे, तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं था. कीमोरिसेप्टर्स दो जगह होते हैं. सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर देयर लोकेटेड इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर देयर व्हिच आर लोकेटेड इन दी एओर्टिक आर्च. नहीं, इन दोनों के पास होते हैं. ये जो दो नाम बोले, ये बेरोरिसेप्टर्स की जगह है ये. तो कीमोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द ग्रूव ऑफ द आर्च ऑफ द एओर्टा. वहां एक बॉडी होती है स्पेशल, एओर्टिक बॉडी. एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी, दे आर द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. नर्व सप्लाई इज सेम. कैरोटिड बॉडी 9th cranial nerve, एओर्टिक बॉडी 10th cranial nerve, वेगस नर्व से जाता है, ठीक है.
तो एफरेंट नर्व वही है जो एओर्टिक आर्च को सप्लाई कर रही है, वही एओर्टिक बॉडी को भी कर रही है। जो कैरोटिड साइनस को सप्लाई कर रही है, वही कैरोटिड बॉडी को भी सप्लाई कर रही है। दीज रिसेप्टर्स लोकेटेड इन दी bodies and the medulla oblongata, they respond to three types of the chemical change in the blood. First, change in the partial pressure of the carbon dioxide, change in the partial pressure of the oxygen, and third, the change in the hydrogen ion concentration. Okay. Now there is a difference. The peripheral chemoreceptors, they respond to all three. Respond तीनों को ही करते हैं, ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, ऊपर वाले भी। But peripheral chemoreceptors respond better to hypoxia rather than hypercapnia. Hypercapnia का मतलब increase in the PCO2 level, उसको उतना अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। While the central chemoreceptors located in the medulla oblongata, they respond better to hypercapnia or change in the partial pressure of the carbon dioxide rather than hypoxia। पहली बात स्टिमुलस हो गया, तो हाइपोक्सिया एक्टिंग पेरिफेरली। तो रेस्पिरेशन में जब हम बात करते हैं हम ये कहते हैं हाइपोक्सिया रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सेंटर एंड कॉजेज इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। हाइपोक्सिया रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट, क्योंकि हाइपोक्सिया का सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे डिप्रेसिंग इफेक्ट आता है। अगर वहां हाइपोक्सिया होगा तो वो न्यूरॉन काम ही नहीं करेंगे ज्यादा, तो डिप्रेसिंग इफेक्ट आएगा। तो पेरिफेरली एक्टिंग हाइपोक्सिया इज वेरी इफेक्टिव in increasing the rate and depth of breathing, but simultaneously they bring about, or they can bring about, a change in the blood pressure also. Why they are so sensitive, peripheral ones, to the PO2? Because the blood supply in the carotid body and aortic body is the highest in the body. यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है हाईएस्ट है, हाईएस्ट का वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, पर यूनिट मास, छोटे छोटे ऑर्गन है, पर यूनिट मास अगर ब्लड फ्लो रिकॉर्ड है बॉडी का तो सबसे ज्यादा इनमें मिलेगा आपको, कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ब्लड जा रहा है और इसमें से जो ब्लड आ रहा है, इन दोनों जगह पे एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में ब्लड जो इनपुट जा रहा है और आउटपुट जा रहा है, उनके ऑक्सीजन चेंज में, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। मेटाबॉलिक डिमांड उतनी नहीं है इन टिश्यूज की। So, arterial PO2 is not much different from the venous PO2 of these two areas. It means a slight change in the PO2 will immediately affect or stimulate the receptors. क्योंकि इनका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, तो आर्टीरियो venous difference of the oxygen is very less. ज्यादातर बॉडी में हम एवरेज कितना मान के चलते हैं, 5 वॉल्यूम %। 20 जा रहा है, 15 वापस आ रहा है, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की निकाल ली गई है, ठीक है ना, दैट इज एक्सट्रैक्शन। हार्ट में ये रेशियो बहुत ज्यादा है, हम आगे पढ़ेंगे, ये 12 के करीब आ जाता है, मगर इसमें बहुत ही कम है। इसका मतलब जरा सा भी अगर बदलाव होगा तो ये कीमोरिसेप्टर उसको सेंस कर लेंगे। तो दैट इज व्हाई द हाइपोक्सिया इज वेरी इफेक्टिव एक्टिंग बाय द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन। अब सवाल उठता है कि अगर ये हाइपोक्सिया है, वी आर टॉकिंग ऑफ द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, इफ देयर इज हाइपोक्सिया then more information will be going from these centers. Impulse traffic will increase, and if the impulse traffic increases, it will stimulate the nucleus tractus solitarius. So what will be the effect on sympathetics? Sympathetics will be inhibited. Nucleus tractus solitarius अगर stimulate हो रहा है तो आगे inhibit करेगा वो, तो vasomotor center will be inhibited. That will cause fall in the blood pressure. नुकसान हो गया। आपका हाइपोक्सी हुआ है तो फ्लो बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं होता। इट मींस द इफेक्ट ऑफ कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेशन डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी बेसिक कंडीशन ऑफ द हार्ट। कीमोरिसेप्टर हमने हार्ट रेट में भी देखा था, इफ द हार्ट रेट इज मोर अंडर रेस्टिंग कंडीशन, उसमें अगर हम कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट करें तो हार्ट रेट को घटाता है, और अगर हार्ट रेट घटी हुई है और कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट करें तो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो इफेक्ट ऑफ कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेशन ऑन हार्ट डिपेंड्स अपॉन द रेस्टिंग हार्ट रेट। सेकेंडली, chemoreceptor stimulation primarily has got this negative effect upon the blood pressure, but
द कीमोरिसेप्टर हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपॉन द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो और हम जानते हैं कि जब भी रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होते हैं, दे ऑलवेज स्टिमुलेट स्पिल ओवर इंपल्सेस आर देयर ओवर द वाजोमोटर सेंटर। तो वाजोमोटर सेंटर अल्टीमेटली गेट्स स्टिमुलेटेड, more blood flow is there, blood pressure is raised and the things get corrected. ये क्या आ गया? And another very important thing, ये काम कब करते हैं? अब डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाएगी यहाँ आकर के। इफ द मीन ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कीमोरिसेप्टर की बात नहीं कर रहे, रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे। So chemoreceptor comes into play to regulate blood pressure when mean arterial pressure falls below 60 millimeters of the mercury. अब समझिए इसकी अहमियत क्या होती है। If the mean arterial pressure is falling below 60 millimeters of mercury, then baroreceptors have become ineffective. baroreceptors का रोल ही खत्म हो गया, हम देख चुके हैं। तो अब कौन रेगुलेट करेगा? अब कीमोरिसेप्टर से इंपल्स जाएंगे और वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। And stimulation of course comes via the vasomotor center. That is the only way available. ये वही एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी देखिए, ये आपकी एओर्टिक बॉडी है और ये आपकी कैरोटिड बॉडी है। नर्व सप्लाई वही आ रही है, लोकेशन वही है। ये दो मेजर रिफ्लेक्सेस थी। तीसरी रिफ्लेक्स है अभी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की, एट्रियल एंड पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लेक्सेस। These areas are low pressure areas. एट्रिया प्रेशर लो होता है, पल्मोनरी सिस्टम में भी प्रेशर लो होता है। So these are the low pressure areas in the circulation and they also help to regulate the blood pressure. But they respond when the blood pressure changes, they respond better to a change in the volume rather than the change in the pressure. कि यहाँ प्रेशर बहुत कम होता है तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं आता, मगर वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है तो इमीडिएटली आपका एट्रिया से भी रिफ्लेक्स आएगी और पल्मोनरी वैस्कुलर सिस्टम से भी रिफ्लेक्स आएगी। बेसिकली दे आर लो प्रेशर रिसेप्टर्स, दे आर स्ट्रेस रिसेप्टर्स ऑफ कोर्स, रेस्पॉन्ड टू चेंज इन द वॉल्यूम। नाउ सी देयर इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, वॉल्यूम चेंज के हिसाब से क्या होगा इसके अंदर। इफ यू इन्फ्यूज 300 मिलीलीटर ऑफ फ्लूइड किसी एनिमल में, डॉग में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 300 मिलीलीटर फ्लूइड आपने इन्फ्यूज कर दिया, with intact receptors BP rises only by 15 millimeter of mercury. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सही, मगर सारे रिसेप्टर्स आपके इंटैक्ट है। कितना बढ़ा? सिर्फ 15 मिलीमीटर बढ़ा। विद बेरोरिसेप्टर्स रिमूव्ड, बेरोरिसेप्टर आपने हटा दिए कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च के, द बीपी राइजेज बाय 40 मिलीमीटर। दैट शोज देयर इंपॉर्टेंस का कितना रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड with removal of the low pressure receptors in the pulmonary area, the pressure rises by 100 millimeters of mercury. That shows the importance of the low pressure area in the regulation of blood pressure. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एट्रियल रिफ्लेक्स, वॉल्यूम रिफ्लेक्स, आपका कौन सी रिफ्लेक्स थी एट्रिया से जो आती है? जो वॉल्यूम रिफ्लेक्स है। दो तरह के रिसेप्टर थे एट्रिया में, ए टाइप एंड बी टाइप। ए टाइप एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से स्टिमुलेट होते हैं, बी टाइप स्ट्रेस से स्टिमुलेट होते हैं। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स आती है उससे, वो वॉल्यूम वाली रिफ्लेक्स है। सो व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन द प्रेशर राइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम, और इवन इफ द प्रेशर राइजेस विदाउट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, देन एट्रियल रिसेप्टर्स दे थिंक, दे अप्रिशिएट दैट दिस राइज इन द प्रेशर इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम। बट जिसका जो रोल है उसको वही समझ में आएगा, वो रेस्पॉन्ड वॉल्यूम को कर रहा है तो वॉल्यूम ही समझ में आएगा, प्रेशर क्यों बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। तो ये एट्रिया जो है वॉल्यूम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो एट्रियल स्ट्रेच कॉजेज डिक्रीज, ऊपर से जो ऊपर जा रही है, दे कॉजेज डिक्रीज इन द एडीएस सिक्रेशन। एडीएस सिक्रेशन कम होगा तो किडनी से वाटर एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, डायूरेसिस होगी, ठीक है। इसी के साथ में एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर आएगा, वो आपको सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, सोडियम का फ्लो बढ़ जाएगा, नाइट्रोयूरेसिस होगी। सो देयर इज अ नाइट्रोयूरेसिस एंड डायूरेसिस रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन द वॉल्यूम, ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द प्रेशर बैक टू द नॉर्मल। देन एट्रियल स्ट्रेच आल्सो रिजल्ट्स इनटू द रिफ्लेक्स रीनल वासोडाइलेटेशन। किडनी का जब वासोडाइलेटेशन होगा तो ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, डायूरेसिस हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा।
ये हम इसकी डिटेल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, विल नॉट रिपीट इट. बेन-ब्रिज रिफ्लेक्स. देन very important reflex is the CNS ischemic response. This reflex arises only when the blood pressure is low. Blood pressure, mean arterial pressure, if it goes below 60 millimeter of mercury, then this reflex comes. Okay. Main reason is cerebral ischemia. Hypoxia create होगा, cerebral ischemia create हो रहा है. Vasomotor center is strongly stimulated, and everywhere in the body there is vasoconstriction. Vasoconstrictor area is stimulated, cardio-acceleratory area, neurons are activated, strong activation of the heart and blood vessels. अब इसका खास बात क्या है कि whenever under normal circumstances, when sympathetics are activated, then everywhere in the body blood vessels do not show vasoconstriction. It is specified areas. जो जरूरत की चीज काम नहीं आ रही है वहां पे vasoconstriction हो जाएगा, और जहां होना चाहिए वहां नहीं होगा. जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, वाजोकंस्ट्रिक्शन कहां होगा? सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल्स के अंदर होगा, मगर हार्ट के अंदर नहीं होगा वाजोकंस्ट्रिक्शन. स्प्लैंक्निक वेसल्स में नहीं होगा वाजोकंस्ट्रिक्शन, वो अलग रहती है. बट व्हेन दिस रेस्पॉन्स इज कमिंग, देन देयर इज एवरीवेयर देयर इज वाजोकंस्ट्रिक्शन. cutaneous vasoconstriction will be there, splanchnic vasoconstriction will be there, skeletal muscle vasoconstriction will be there, everywhere vasoconstriction will be there. That is the importance of this reflex. And rise in that tend to increase the systolic blood pressure. अब इसका एक मजाक है कुल मिला करके, वो मजाक यहाँ दिख रहा है. आप देखिए, हम बात करें सीएनएस इस्केमिक रेस्पॉन्स, और ये कर्व आ रहा है. इसमें इस डायग्राम में दो कर्व चल रहे हैं. एक कर्व ये आ रहा है नीचे की तरफ, और एक कर्व ऊपर की तरफ चल रहा है. ऊपर वाला कर्व आर्टीरियल प्रेशर को डिनोट करता है, और नीचे वाला कर्व आपका कार्डियक आउटपुट को डिनोट कर रहा है. इससे दो चीजें पता लग रही हैं कि जितना हम ब्लड वॉल्यूम घटा रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, टोटल ब्लड वॉल्यूम का आपने 10% घटाया तो क्या होगा, 20% घटाया तो क्या होगा, 30% घटाया तो क्या होगा, और 35% घटा दें तो क्या होगा. ये डिफरेंशियल इफेक्ट यहां दिखा रखा है. तो एक चीज साफ नजर आ रही है, ब्लड प्रेशर इज बेटर कंट्रोल्ड देन द कार्डियक आउटपुट. आपने वॉल्यूम कम किया यहाँ पे 10%, आप देखिए कार्डियक आउटपुट यहां से घटना शुरू हो गया, मगर ब्लड प्रेशर आगे तक मेंटेन्ड है. इसका मतलब ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पोटेंट देन दोज मैकेनिज्म्स व्हिच आर रेगुलेटिंग द कार्डियक आउटपुट. पहली बात. दूसरी बात, जो जो आप घटाते हैं सीवियरिटी घट रही है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा तेजी से गिर रहा है, ब्लड प्रेशर उतना तेजी से नहीं गिर रहा. बट व्हेन दी अप टू 35% जब हम ब्लड वॉल्यूम घटा देते हैं किसी का, सीवियर ब्लीडिंग हो गई, then both are falling continuously, but cardiac output is showing no response of change here, but blood pressure is trying to recover slightly at this level. So this is the level at which the CNS ischemic response comes. This is the place, इतना जब मीन प्रेशर, इतना वॉल्यूम घट जाएगा तो आपका CNS ischemic response आएगा. उसका नतीजा क्या होगा आप खुद देख सकते हैं. क्या होगा? मरीज को कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, कार्डियक आउटपुट घटता चला जा रहा है, इतना कम हो चुका है ब्लड वॉल्यूम कि आप मेंटेन ही नहीं कर पाते सिस्टम को, मगर ब्लड प्रेशर इज ट्राइंग टू रिकवर बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्स. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इफ एट दिस पर्टिकुलर साइट और जस्ट बिफोर दिस, इफ द मेडिकल इंटरवेंशन इज अवेलेबल टू द पेशेंट, कहते हैं ना 5 मिनट पहले ले आते तो फर्क पड़ जाता, वो फर्क यहाँ पड़ता है. तो आप यहाँ अगर पेशेंट आ जाता तो ये हो सकता है कि पूरा रिकवर कर देते हम इसको, मरीज को. मगर एक बार इस लेवल पे पहुंचा, देन इट इज अ नॉन रिकवरेबल स्टेज, पेशेंट अल्टीमेटली डाइज. सो दिस इज द पॉइंट वेयर द सीएनएस इस्केमिक रेस्पॉन्स कम्स. वॉल्यूम लॉस की बात है, मीन प्रेशर हमने बता दिया आपको, ठीक है. इसका मतलब इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं, हम अंग्रेजी में एक इसके लिए जुमला है, लास्ट डिच स्टैंड, और हिंदी में कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा.
तिनका का सहारा ही होता है, तिनके से डूबने से नहीं बच सकते आप, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे मगर बच नहीं पाते। तो CNS ischemic response is a last ditch stand in the regulation of the blood pressure। मैंने लिख दिया यहाँ ये रहा। So the major cause of this response is built up of the carbon dioxide in the vasomotor center। अब ऑक्सीजन से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, हाइपरकैपनिया क्रिएट हो रहा है। क्यों, हमने शुरू में भी देखा था कि हाइपोक्सिया तो बेसिकली डिप्रेस करता है वेजोमोटर सेंटर को, उसको स्टिमुलेट नहीं करता ज्यादा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड अदर एसिड मेटाबोलाइट्स एंड दैट कॉजेज द इस्केमिक रेस्पॉन्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे।